आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो दोस्तों अगर इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। वहां से आप क्लिक करते ही टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे आप, और वहां जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को। तो इसमें पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि पूर्व नियोजित क्रम में अथवा निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। यानी कि एक भूमि के टुकड़े पर विभिन्न प्रकार की जब फसलें उत्पादक की जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, सस्यावर्तन कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं, या फिर अंतर फसल कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसको कहा जाता है सस्यावर्तन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, सस्यावर्तन, या फिर इसी को बोला जा सकता है फसल चक्र। क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं फसल चक्र। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि किसी समय मान लीजिए गेहूं कर लेते हैं, फिर बाजरा कर लेते हैं, फिर आलू कर लेते हैं, यानी फसलों को बदलते रहते हैं, तो इसी को बोला जाता है फसल चक्र। और इसमें दोस्तों इसमें फायदा भी होता है, जैसे जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो उत्पादकता होती है वो बढ़ती है, और इसी के साथ साथ जो उर्वरकता होती है मृदा की वो भी इसमें बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है। यानी कि जो मिट्टी होती है उसमें क्षारीय जैविक पदार्थ होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको धूल, खनिज पदार्थ, चट्टान या जीवाश्म कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है, उसको जीवाश्म कहते हैं। जो मृदा में क्षारीय जैविक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, जिसे हैंडबुक कहते हैं, को कौन प्रकाशित करता है? वित्त आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, योजना आयोग, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की एक पुस्तिका जारी की जाती है जिसे हैंडबुक कहते हैं, उसको कौन सा मंत्रालय या फिर आयोग जारी करता है? तो इसका सही आंसर है, उसको करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन जारी करता है? आरबीआई उसको जारी करता है। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। लेकिन जो आरबीआई का एक्ट था, जिस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी, वो अधिनियम था 1934 का। और जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसमें हैंडबुक कौन जारी करता है? वो जारी करता है आरबीआई। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो 1947 में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। किस समिति का? प्रारूप समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों प्रारूप जो कमेटी है इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जा सकता है। क्या बोलते हैं इसी को? ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसी को कहते हैं। और इसमें कुल जो सदस्य थे, इसमें एक तो अध्यक्ष थे, बाकी के जो 6 थे वो सदस्य थे। कुल मिलाकर इसमें टोटल 7 व्यक्ति थे इस समिति में। और इसका जो गठन हुआ था 1947। कब हुआ था? 1947 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो जो तांडव करते हुए जो नृत्य दिखाया गया है उस मुद्रा में, वो प्रसिद्ध नटराज, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रसिद्ध नटराज कहा जाता है। ये मूर्ति जो है किस काल की है? चोल काल की, चेर, विजयनगर, या फिर पांड्य? तो इसका सही आंसर है, ये चोल काल की मानी जाती है। किस काल की मानी जाती है? चोल काल की मानी जाती है तांडव नृत्य मुद्रा में जो प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति है। दोस्तों जो तांडव करते हुए इसमें दिखाया गया है, नृत्य के राजा को दिखाया गया है। किसको? नृत्य के राजा को इसमें दिखाया गया है। और जो नृत्य के राजा हैं वो कौन है? यहाँ पर भगवान शिव को दिखाया गया है। किसको? भगवान शिव को दिखाया गया है। और ये चोल जो साम्राज्य है उससे संबंधित है, उसी काल से बताई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है, तो किससे संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देना, विद्युत वितरण, आधार कार्ड नामांकन या फिर क्षेत्रीय उड़ान सेवा। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये जो बीपीएल जो महिलाएं हैं, गरीब जो महिलाएं हैं, उनको रसोई गैस उपलब्ध कराने से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इस उज्ज्वला योजना की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1 मई 2016 में। कब हुई थी? 1 मई 2016। कहाँ से हुई थी? ये हुई थी बलिया। बलिया कहाँ? उत्तर प्रदेश से। बलिया यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में, बर्लिन में, बंगाल में या लंदन में? तो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कौन सा एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये की थी सबसे पहले तो 1866 ईस्वी में। कब की थी? 1866 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी, और ये की थी लंदन में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कहाँ की थी? लंदन में 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कोलाइड एक है, तो कोलाइड क्या है? विजातीय मिश्रण है, सजातीय मिश्रण है, फोम मिश्रण है या फिर दो द्रवों का मिश्रण है? तो जो कोलाइड होता है वो विजातीय मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? विजातीय मिश्रण होता है। और जो कोलाइड मिश्रण होता है, इसमें जो विजातीय मिश्रण होता है, इसमें जो कण होते हैं, जो कण होते हैं उस माध्यम में, जिस किसी माध्यम में इनको डाला जाता है, घोला जाता है, वो समान रूप से उसमें फैले हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, समान रूप से उस विलयन में फैले हुए होते हैं जो कण होते हैं। कण कोई भी हो सकता है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा तीर्थ स्थल है हाजी तीर्थ स्थल केंद्र? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में या फिर नागालैंड में? तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये जो हाजी तीर्थ स्थल है, ये हिंदू और बौद्ध और मुस्लिम तीनों जो धर्म है उनसे संबंधित है हाजी तीर्थ स्थल। ठीक है। और असम की राजधानी कौन सी है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी कौन सी है? असम की राजधानी है दिसपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? 1952 में, 1972 में, 1976 में या 1964 में? तो जो समाजवादी शब्द था, ये सबसे पहले तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसका ऑप्शन 3 सही है। 1976 में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवाद था, कौन सा? समाजवाद। उसके बाद था धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और एक था अखंडता, एक था अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1976। अगला प्रश्न है 11वां, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1930 में, 1942 में, 1905 में या 1920 में? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था 1930 में। कब किया गया था? 1930 में आयोजन किया गया था इसका। और कहाँ किया गया था? ये किया गया था लंदन में। कहाँ है इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था लंदन में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन से? रैमजे मैकडोनाल्ड वहां के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और 1930 में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? तो देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो क्या होता है? सामान्य कानून होते हैं, सिविल कानून, आपराधिक कानून या संवैधानिक नियम?
तो इसका सही आंसर है ये होते हैं जो संवैधानिक नियम होते हैं वो देश का सर्वोच्च कानून माना गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, विश्व में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक देश है। तो विश्व में जो मैंगनीज का प्रथम जो प्रमुख है उत्पादक देश वो कौन सा है? यूक्रेन, मिस्र, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही आंसर है ये है दक्षिण अफ्रीका। विश्व में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन कौन करता है? ये करता है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, जो कि विश्व का लगभग 33% तक मैंगनीज उत्पादन करता है। और भारत में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन कौन करता है? भारत में सबसे अधिक ओडिशा राज्य में मैंगनीज का उत्पादन होता है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है 14, गोइटर जिसको गलगंड भी कहते हैं के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो गोइटर एक बीमारी है जिसमें कान के नीचे जो ग्रंथियां होती हैं वो सूज जाती हैं, जिसको गलगंड कहते हैं। इसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट का आइसोटॉप का, यूरेनियम का आइसोटॉप या प्लूटोनियम का आइसोटॉप या फिर आयोडीन का आइसोटॉप? तो इसका सही आंसर है इसमें प्रयोग किया जाता है आयोडीन के जो आइसोटॉप होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है गलगंड नामक बीमारी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या होते हैं, जो ग्रंथि सूज जाती हैं जिसकी वजह से इसमें आयोडीन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में, कलकत्ता में, रंगून में या लंदन में? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अभी हमने पिछली प्रश्न में देखा था, उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। और ये कब आयोजन इसका हुआ था? 1931 में हुआ था। इसका भी आयोजन लंदन में ही हुआ था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों लंदन में आयोजन हुए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसका कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। और ये 1931 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो इसका सही आंसर है ये है 5 वर्ष। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कुल कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन दोस्तों अगर वो चाहें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं अपने 5 वर्ष होने से पूर्व, यानी कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। या फिर उन पर अगर महाभियोग चलाया गया, क्या चलाया गया? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको 5 वर्ष उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। और उनका जो कार्यकाल है ये अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल 56 में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 56 में उनके कार्यकाल का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है? तो किस किस राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र या राजस्थान? केरल। केरल में क्या होता है, जो आम्र की वर्षा बोला जाता है ये अनुभव किया जाता है। ये क्या होता है, जो ग्रीष्म ऋतु आती है यानी कि गर्मियों से पहले जो वर्षा होती है उसको आम्र की वर्षा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, किसने प्रस्तावना का किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है? किसने कहा है? सर अर्नेस्ट वारकर ने, के एम मुंशी ने, वी आर अंबेडकर ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो प्रस्तावना को संविधान का सार किसने कहा है? तो इसने किसने कहा है? ये है सर अर्नेस्ट वारकर ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ये कहा है सर अर्नेस्ट वारकर के द्वारा संविधान के जो संविधान की प्रस्तावना है उसको सार कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? यानी कि एक प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी कौन सी है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या फिर टाटा स्टील लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है इसमें से टाटा स्टील जो लिमिटेड है ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, यानी कि एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है।
और इस टाटा स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1907 ईस्वी में। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? दोराबजी टाटा। जो दोराबजी टाटा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दोराबजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है? कृषि अनावृष्टि, आर्थिक अनावृष्टि, जलीय अनावृष्टि या फिर मौसम संबंधी अनावृष्टि? तो मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में जाना जाता है कृषि अनावृष्टि को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हरिजन नामक एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या फिर ज्योतिबा फूले ने? तो इसका सही आंसर है, ये प्रकाशन किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और ये कब किया गया था? इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था 1933 से। कब किया गया था? 1933 से इसका प्रकाशन किया था। और किस भाषा में किया था? ये किया था अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये अंग्रेजी भाषा में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और दोस्तों इन्होंने हिंदी में भी किया था हरिजन सेवक के नाम से। किस नाम से? हरिजन सेवक के नाम से इन्होंने हिंदी में, किस भाषा में? हिंदी में इसका प्रकाशन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, पावर जिसको शक्ति कहा जाता है का एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जूल है, एम्पियर है या वोल्ट है? तो इसका सही आंसर है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये वाट किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? ये रखा गया है जेम्स वाट के नाम पर। किसके नाम पर? जेम्स वाट के नाम पर ये मात्रक का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है 23, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 से 18 है, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 29 से 30 या अनुच्छेद 19 से 22? तो जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार दिए हुए हैं वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? जो समानता के जो अधिकार हैं वो सभी 14 से 18 में दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? जो शोषण होता है उसके विरुद्ध अधिकार इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों से, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब नदी के किनारे, ब्यास नदी, रावी नदी या फिर सतलज नदी? तो इसका सही आंसर है, ये था रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कहाँ पर स्थित था? जो हड़प्पा है ये वर्तमान पाकिस्तान का जो पश्चिम जो पंजाब है, कौन सा? पश्चिम पंजाब, पश्चिम पंजाब में स्थित है वर्तमान में हड़प्पा। और इसकी जो खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में? इरविन आयोग योजना के तहत, हंटर कमीशन योजना, साइमन कमीशन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और इस जो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और इसकी जो पहली बैठक थी, पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य संविधान सभा में सदस्य थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है? अधातु दुर्बल चालक होते हैं, अर्धचालक, अतिचालक या फिर धातु? तो इसका सही आंसर है, जो अधातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत दोनों के दुर्बल चालक होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं अधातु। लेकिन एक अधातु होती है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? जिसका नाम है
ग्रेफाइट ये धातु और ये जो ग्रेफाइट है ये एक अधातु है और ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। एकमात्र ऐसी अधातु जिसका नाम ग्रेफाइट है वो सुचालक होती है ऊष्मा और विद्युत की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक का सदस्य है? एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का, उसका सदस्य है कौन है? भारत है, यूएसए है, दक्षिण अफ्रीका है या लीबिया है? तो इसका सही आंसर है ये है लीबिया। कौन है? लीबिया ओपेक का सदस्य है। और ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 ईस्वी में। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में ओपेक की स्थापना हुई थी और इस ओपेक में कुल सदस्य हैं 15, कुल 15 देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन के योगफल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसको? दोलन, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य या आवर्त काल। तो दो लगातार विरलन के जो योगफल के जो बीच की दूरी होती है उसको कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स डायनामिक्स प्रोडक्ट, ग्लोबल डिटेल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर है ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसको जीडीपी को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और दोस्तों जीडीपी क्या होता है कि एक निश्चित समय में किसी भी राष्ट्र की जो सीमाएं होती हैं उसके भीतर जो भी उत्पादन किया जाता है, जैसे वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है, उस सभी को जीडीपी कहा जाता है। उस सभी को जो उनके मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? यानी कि दाहिने किनारे से आके उसमें मिलती है जो एक सहायक नदी है यमुना की। सेंगर नदी, केन नदी, रेहंद नदी या हिंडन नदी। तो इसका सही आंसर है ये है केन नदी, जो कि यमुना की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है केन नदी। केन नदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होकर बहती है। अगला प्रश्न है 31, ओलंपिक का मूल से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? ओलंपिक का जो मूल है ग्रीक से, अमेरिका से, भारत से या श्रीलंका से। तो इसका सही आंसर है ये जुड़ा हुआ है, इसका जो मूल है ये ग्रीक से जुड़ा हुआ है। तो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व जो प्राचीन ओलंपिक थे वो ग्रीक शहर में आयोजन होता था इनका। और यहाँ पर एक यूनानी शहर था जिसका नाम था ओलंपिया। उसका क्या नाम था? ओलंपिया उसका नाम था, उस शहर में इसका आयोजन किया जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम ओलंपिक पड़ा। और जो वर्तमान जो ओलंपिक हुए कब से शुरुआत हुई उनकी? 1896 से। वर्तमान जो ओलंपिक शुरू हुए कब से हुए? 1896 से शुरू हुए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, सागौन, साल और शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? तो सागौन है, साल है, शीशम है, ये सभी पेड़ों की जो प्रजातियां हैं किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? समशीतोष्ण अल्पाइन वन में, समशीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर है ये सभी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ये सभी सागौन, साल, शीशम जैसे जो पेड़ हैं ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है? यानी कि उस खेल को खेलने के लिए बल्ले की आवश्यकता होती है। कौन सा खेल है? फुटबॉल, रग्बी, सॉफ्टबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर है सॉफ्टबॉल में बल्ले का प्रयोग होता है। जो सॉफ्टबॉल होता है ये लगभग एक तरह से बेसबॉल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? बेसबॉल की तरह होता है, जिसमें बल्ले का प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल में बॉल का सिर्फ, रग्बी में भी एक बॉल होती है, वॉलीबॉल में भी बॉल होती है, लेकिन सॉफ्टबॉल में बल्ले का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है? यानी कि समान कोशिकाओं का एक समूह होता है जो कि संरचना और कार्य में समान होती है, उसको क्या कहते हैं? तंत्रिकाएं, न्यूरॉन्स, कोशिकाएं या ऊतक। तो इसका सही आंसर है ये होती है ऊतक।
जो कि संरचना और कार्य में समान होते हैं और ये कोशिकाओं का समूह होता है। यानी कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? ऊतकों से मिलकर एक शरीर का अंग बनता है। क्या बनता है? शरीर का अंग बनता है। और जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी जैसे इटली कहा था? किस किस यात्री ने कहा था तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी? निकोलो कोंटी ने, विलियम हॉकिंस ने, डुआर्ट बारबोसा या हेनसांग? तो इसका सही आंसर ये कहा था निकोलो कोंटी ने। निकोलो कोंटी ने कहा था तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी इतालवी कहा था। और ये निकोलो कोंटी कब आए थे? ये आए थे 1420 ईस्वी में। कब आए थे? 1420 ईस्वी में आए थे। विजयनगर साम्राज्य उस समय था। कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य था। और उस समय कौन सा शासक थे? उस समय शासक थे देवराय द्वितीय। कौन थे? देवराय द्वितीय के शासन के समय आए थे निकोलो कोंटी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, SEZ क्या है जिसे विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो SEZ क्या है? विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष पर्यावरण क्षेत्र या फिर विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है ये है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 1 अप्रैल 2000 से। कब से? 1 अप्रैल 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि विदेशी निवेशों को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है 37, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है जो कि वृत्ताकार पथ में गतिमान हो रही है तो इस गति को क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति, एक समान रेखिक गति, एक समान त्वरण या अर्धवृत्ताकार गति? तो इसका सही आंसर है, इसको कहा जाएगा एक समान वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इसको क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और दोस्तों इस वृत्तीय गति में जो है गति समान रहती है। क्या रहती है? गति हमेशा समान रहेगी, लेकिन जो इसका वेग होगा, वेग क्या होगा? वेग इसका बदलता रहेगा। इसमें जो वेग होगा वो इसका बदलता रहेगा, लेकिन गति समान रहेगी। अगला प्रश्न है 38, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में या फिर कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर है ये स्थित है गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। गोवा राज्य में स्थित है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। और किस नदी पर है? इसमें ये है मंडोब नदी। कौन सी नदी? मंडोब नदी में, मंडोब नदी के जो चोराव द्वीप है, कौन सा है? चोराव द्वीप है, वहां पर स्थित है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो 1943 ईस्वी में कुछ राज्यों में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो किस में की गई थी? देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन है सतारा, सतारा है, मद्रास, मिर्जापुर और पुणे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये की गई थी सतारा, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला था। वहां पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये क्रांति सिंह नाना पाटेकर। कौन, क्या नाम था? क्रांति सिंह। क्रांति सिंह जो नाना पाटिल थे उनके द्वारा इस सतारा में एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मैक्सिको, कनाडा, यूएसए या फिर पनामा? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है, इसका सही आंसर है कनाडा। ऑप्शन नंबर 2 सबसे बड़ा देश है। और विश्व में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 41, लेग बिफोर बिगेट शब्द से जुड़ा है, किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से या क्रिकेट से? तो इसका सही आंसर है ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। LBW जिसको कहा जाता है, लेग बिफोर विकेट।
तो ये किस में प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1774 से। 1774 से एलबीडब्ल्यू की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है 42, कबड्डी का उद्गम स्थान है। कबड्डी का उद्गम स्थान क्या है? कौन सा देश है? कोरिया है, अमेरिका है, ब्रिटिश है या भारत है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत के भी राज्य कौन सा है? भारत का राज्य है तमिलनाडु। वहां से कबड्डी का उद्गम माना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जुलाई 1947 को या फिर 22 जुलाई 1947 को। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है, आधुनिक जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो निर्माण किया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। कौन थे? पिंगली पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कब अपनाया गया था? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा इस ध्वज को अपनाया गया था, लेकिन संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है, 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया। किसने भाग लिया था? 1912 में जो तैराकी हुई थी उसमें पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ट्रांसमैन ने, ट्रांस वुमेन ने, पुरुषों ने या महिलाओं ने? तो इसका सही आंसर है सबसे पहले भाग लिया था इसमें 1912 ईस्वी में महिलाओं ने तैराकी में पहली बार 1912 के ओलंपिक में भाग लिया था। और ये 1912 के जो ओलंपिक हुए थे, ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे स्टॉकहोम में। कहाँ हुए थे? स्टॉकहोम में ये ओलंपिक आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर या एच.सी. मुखर्जी? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इनका जो कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 तक रहा। कब से कब तक? 1950 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो किस गुफाओं में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? उदयगिरी गुफाओं में, जूनागढ़ की गुफाओं में, बाघ गुफाओं में या फिर एलोरा की गुफाओं में? तो इसका सही आंसर है जो एलोरा की गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर रावण को कैलाश कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा यानी कि खेल से संबंधित है? गोल्फ से, बैडमिंटन से, स्नूकर से या फिर क्रिकेट से? तो इसका सही आंसर है यह है क्रिकेट से। देवधर जो ट्रॉफी है ये एक घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है 48, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी बंगाल में? तो कौन से गवर्नर थे जिसने दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर कॉर्नवालिस? तो इसका सही आंसर है ये था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी। और कब से शुरू की थी? ये 1765 ईस्वी से। कब से? 1765 ईस्वी से शुरू की थी। और ये कब तक चली थी? 1775 ईस्वी तक ये चली थी बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? तो कौन सी धारा है एक अटलांटिक महासागर में स्थित है? वेंगुएला धारा, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का या फिर अगुलहास धारा? तो इसका सही आंसर है ये है गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक धारा है। और ये गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ये कैसी है? ये एक गर्म जल धारा है। कैसी है? ये एक गर्म जल धारा है। कैसी है? गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है, किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, चुनाव या फिर नागरिकता? तो इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 3। 12 से 35 तक इसमें
अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य ये किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। कौन सा है? भाग 4 का क में है। और जो नागरिकता है भाग 2 में है। किस भाग में है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न जी के जीएस के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।